तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टोटल रनिंग पर। आप सभी को गुड इवनिंग, जय श्री राम, राधे राधे। चलिए, सभी को गुड इवनिंग। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? चलिए, सभी को वॉइस क्लियर आ रही है तो चलिए आज हम लोग फिर से अपने 20 सवालों का प्रैक्टिस करेंगे। हर रोज हर बार की तरह इस बार भी 20 सवाल आज भी। चलिए, तो टाइम नहीं बर्बाद करते हुए अपने 20 सवाल को शुरू करते हैं। थोड़ी देर रुक जाते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। सभी को वॉइस क्लियर जा रही है ना? हाँ बाबू, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी को आवाज़ सही जा रही है? तो सभी लोग अपना ध्यान सामने की ओर रखें और टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर। देखिए, पहला सवाल क्या है हमारा। पहला सवाल ये कहता है कि पाषाण युग में माइक्रोलिथ किस युग में पाया जाता था? पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाया जाता था? माइक्रोलिथ की बात हो रही है। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए पूरा पाषाण युग, ऑप्शन नंबर बी है मध्य पाषाण युग, ऑप्शन नंबर सी है नव पाषाण युग, ऑप्शन नंबर डी है ताम्र पाषाण युग। चलिए बताइए, इस सवाल का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए, तो इस सवाल का दोस्तों आप सभी लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य पाषाण युग। क्यों क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इस समय में लोग छोटे हथियारों का उपयोग करते थे, स्मॉल वेपन्स का, इसीलिए इस काल को कहा गया है माइक्रोलिथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? पूरा किया गया। बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रुकनुद्दीन फिरोज। चलिए सवाल सुनिए आराम से कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? पूरा करवाया। चलिए, तो सवाल का उत्तर बताएं आप सभी लोग, क्या हो जाएगा? चलिए, इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस सवाल का हो जाएगा आपका किसने पूरा करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बताओ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने? नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं, इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी ने क्या करवाया था? इसका नींव रखा था। चलिए, अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 3। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? 1015, 1019, 1021, 1025। आप सभी को पता होगा कि महमूद गजनवी जो था वो भारत पे आया था और कुल 17 बार उसने आक्रमण किया था। पहली बार 1001 में किया और इसका आखिरी आक्रमण था 1027 में। इसके बाद ये 1030 में मर जाता है। चलिए, तो बताइए, इस बीच इसने सोमनाथ मंदिर पे भी अटैक किया था, लेकिन कब किया था? सोमनाथ मंदिर आप सभी को पता होगा गुजरात में है। तो इस सवाल का उत्तर बताएं, क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? तो इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 1025 ईस्वी में उसने सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया था। गुजरात में है ये। आप सभी को पता होगा जब इसने अटैक किया था उस समय वहां का राजा था चालुक्य फर्स्ट, सॉरी भीम फर्स्ट था, भीम फर्स्ट था, चालुक्य वंश था, भीम फर्स्ट, चालुक्य वंश। चलिए, अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 4। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? पाली, प्राकृत, संस्कृत, उपभ्रंश। बताएं, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, संस्कृत में या उपभ्रंश में? तो इस सवाल का आप सभी को सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत भाषा में। ऑप्शन नंबर ए जो जो बताएंगे उनका रॉन्ग है, क्योंकि ए क्या है, इसमें भाषा में उपदेश देने वाले थे गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी ने नहीं दिया था। और महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्हें वर्धमान के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये कहाँ जन्मे थे? बिहार के वैशाली जिला में। और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में क्या त्यागा था? अपने घर को, अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर। पढ़े होगे तो याद होगा आप सभी को। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 5। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, किस शासक को कहा जाता है गुलामों का गुलाम, स्लेव ऑफ स्लेव्स?
चलिए बताएं, गुलामों का गुलाम किसे कहा था दोस्तों? तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 6। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? वुलर झील, चिल्का झील, पुलिकट झील, पेरियार झील। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका, बताएं, ए बी सी या डी। तो इस सवाल का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील। चिल्का झील बाबू ओडिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है? ओडिशा के पुरी में। चलिए अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 7। 7 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो हमने किस देश के संविधान से लिया है? अमेरिका से, रूस से, कनाडा से, आयरलैंड से। तो बताएं, आप सभी को पता होगा राष्ट्रपति का पद हमने किससे लिया है? ब्रिटेन से। अब आप लोग बताएं उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया है? तो उपराष्ट्रपति का पद हमने लिया है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका से। कहां से लिया है दोस्तों? अमेरिका से। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 ये कह रहा है कि विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? यानी विश्व का सबसे पहला परमाणु बिजली घर हमने किस देश में स्थापित किया गया था? जापान, अमेरिका, फ्रांस, रूस। बताइए विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी रूस, रशिया में। कहा किया गया था? रशिया में। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 9। 9 ये कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? यानी कब तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपनी सेवा दे सकते हैं? 58 वर्ष तक, 60 वर्ष तक, 62 वर्ष तक, 65 वर्ष तक। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट। चलिए इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? आप लोग सभी लोग बताएं। ए बी सी डी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 62 ईयर्स। 62 साल की उम्र में आपको क्या देना पड़ेगा? रिटायर हो जाएंगे आप। 65 वर्ष जो है वो आपका हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। किस कौन से कहाँ के जज के लिए? सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए 65 वर्ष की आयु है। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 10। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 14 जून, 14 जुलाई, 11 जुलाई। वर्ल्ड ब्लड डोनेट डे जो है वो कब मनाते हैं हम लोग? 5 जून, 14 जून, 14 जुलाई, 11 जुलाई। विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? आप सभी लोग इसका उत्तर दें। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? चलो तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 14 जून। क्या हो जाएगा दोस्तों? 14 जून। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 11। अष्टाध्यायी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि, जयदेव, कल्हन, बाणभट्ट। पाणिनि, जयदेव, कल्हन, बाणभट्ट। चलिए तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है पाणिनि। क्या हो जाएगा? पाणिनि। क्या हो जाएगा? पाणिनि। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 12। दास कैपिटल किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, अल्फ्रेड मार्शल, हेनरी मिलर। दास कैपिटल जो पुस्तक है वो किसकी रचना है? बताएं, लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, अल्फ्रेड मार्शल या फिर हेनरी मिलर।
चलिए इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 13। 13 क्या कह रहा है कि गुलाब का फूल किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, यूके, इराक। गुलाब का जो फूल है वो किस देश का क्या है, नेशनल सिंबल यानी राष्ट्रीय प्रतीक। नीदरलैंड, नॉर्वे, यूके, इराक। बताइए नीदरलैंड, नॉर्वे, यूके या इराक। 13 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 13 का सही उत्तर क्या होगा आप सभी लोग बताएं कमेंट करके फटाफट। तो दोस्तों 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इराक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इराक। चलिए अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 ये कहता है कि दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। बताइए दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था। बताएं दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था। बताया दोस्तों तो किसके द्वारा दिया गया था, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 15। दूरबीन यानी टेलीस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। दूरबीन यानी टेलीस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, ग्राहम बेल, विलियम स्टर्जन, गैलीलियो या वोल्टा। बताएं टेलीस्कोप का इन्वेंटर कौन है, आविष्कार किसके द्वारा किया गया, या इन्वेंटर ऑफ टेलीस्कोप, ग्राहम बेल, विलियम स्टर्जन, गैलीलियो, वोल्टा। बताएं दोस्तों तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गैलीलियो। गैलीलियो इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 16। 15 के बाद तो 16। चलिए बताइए अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, सरयू, नर्मदा, झेलम, यमुना। अयोध्या जो है वो किस नदी के किनारे बसी है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे या यमुना नदी के किनारे। सरयू, नर्मदा, झेलम, यमुना। सरयू, नर्मदा, झेलम, यमुना। बताएं तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर है सरयू नदी के किनारे बसी है। किस नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 17। 17 यह कहता है कि रजत क्रांति किससे संबंधित है, मसाला, आलू, अंडा, दूध। रजत क्रांति किससे संबंधित है, मसाला से, आलू से, अंडा से या दूध से। मसाला, आलू, अंडा, दूध। बताएं दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, रजत क्रांति किससे संबंधित है। तो दोस्तों रजत क्रांति जो है आपका ऑप्शन नंबर सी अंडा उत्पादन से संबंधित है। किसके उत्पादन से, अंडा उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 18। 18 यह कहता है भारत किस देश के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, यानी कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ भारत सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, पाकिस्तान। सबसे छोटा भूटान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, म्यांमार के साथ या पाकिस्तान के साथ। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, आप सभी को पता होगा। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 19। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, ध्यान से पढ़िएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, हाई कोर्ट के जज को। ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति, उस राज्य का राज्यपाल, उस राज्य का मुख्यमंत्री या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन आपके पास 4 है, या तो भारत के राष्ट्रपति होंगे, या फिर उस राज्य के राज्यपाल, उस राज्य के मुख्यमंत्री या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। इनको कौन दिलाता है,
हाई कोर्ट के जजों को शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं? आप सभी लोग इसका उत्तर दें फटाफट, कमेंट में लिखें क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर दें फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए अब आप लोग बता दिए, अब हम बताते हैं। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं। ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। राज्यपाल इज अ राइट आंसर। उस राज्य के राज्यपाल क्या करेंगे? न्यायाधीश को शपथ दिलाएंगे, लेकिन नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला सवाल है आपका आज का आखिरी सवाल, 20वां नंबर सवाल। राज्यपाल के निर्वाचन की न्यूनतम आयु क्या है? राज्यपाल के निर्वाचन की न्यूनतम आयु क्या है? जैसे हम राष्ट्रपति के चुनाव होता है तो उसका न्यूनतम आयु क्या चाहिए? 35 वर्ष। उसी प्रकार राज्यपाल के निर्वाचन में न्यूनतम आयु क्या चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 32 वर्ष। बताएं आप सभी लोग, राज्यपाल के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए? कम से कम आपकी कितनी उम्र होनी चाहिए? तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। यानी जितना राष्ट्रपति के लिए चाहिए उतना ही राज्यपाल के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आशा करते हैं आप सभी को ऑब्जेक्टिव अच्छा लगा होगा। तो चलिए इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करिए और साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आप सभी को क्लास। चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में। आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय सिया राम, राधे राधे। आप सभी से मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। चलिए धन्यवाद।